बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के मिड टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के मिड टर्म क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर अक्टूबर में जो आपका फिजिकल का एग्जाम है क्लास 12 का, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। देखो इतना तो पता है कि इस बार जो है वो आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा और टाइमिंग 3 घंटे की होगी। अब यहाँ पे समझते हैं पेपर के पैटर्न में कि किस किस तरह के क्वेश्चन और किस सेक्शन में पूछे गए हैं। टोटल 5 खंड होंगे और 37 प्रश्न होंगे। खंड ए में 1 से लेकर 18 तक 1 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। खंड बी में 19 से 26 ये 2 मार्क्स के बेसिकली 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 के उत्तर देने यानी कि एक चॉइस आपको मिल गई। खंड सी में भी 25 से 30 यानी कि 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, आपको कितनी 5 के 5 प्रश्नों को हल करना है, यानी कि इसमें भी एक चॉइस मिल गई है। खंड डी में 31 से 83 3 प्रश्न जो है वो केस स्टडी पर आधारित है, जिसमें केस भी हो सकता है या फिर इमेज भी हो सकती है। ठीक है। खंड ई जो रहेगा ये 34 से 37 5 मार्क्स के होंगे 4 क्वेश्चन, इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये तो हो गया आपके पेपर का पैटर्न। तो हम क्या करेंगे कि आपका सेक्शन नंबर ए बी और सी, इट मींस कि जिसमें टोटल हम कहें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक यानी कि एमसीक्यू बेस्ड 2 मार्क्स और 3 मार्क्स ये कर लेंगे इस वीडियो में कंप्लीट। ठीक है, यानी कि हम इसके 2 पार्ट बनाएंगे। पार्ट 1 में सेक्शन ए बी सी इन तीनों को कर लेंगे। पार्ट 2 जो रहेगा उसमें डी और ई को कर लेंगे, जिसमें हमारे कौन कौन से केस स्टडी वाले और 5 अंक वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उसके थोड़ी देर बाद आपको वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं पार्ट 2 का, वहां से देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर लेना, मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है हमारी सेक्शन ए से। आप चाहो तो इंग्लिश में इसके जनरल इंस्ट्रक्शन इजीली पढ़ सकते हैं। सेक्शन ए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस तरीके से होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए काफी अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। प्रश्न पहला है, योग सूत्र के अनुसार आसन का अर्थ। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, व्हाट इज द मीनिंग आसन अकॉर्डिंग टू योग सूत्र। तो इसका मतलब क्या है, स्थिर सुखम आसनम, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में बैठना ही स्थिर होकर, यही क्या कहलाता है, योग सूत्र के अनुसार आसन कहलाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेकंड, 6 मीटर पैदल चाल किस चीज को मापती है, लचकता, सहन क्षमता या फिर शक्ति को। तो जो 6 मीटर वॉक्स होती है ये मापती है सहन क्षमता को, यानी कि स्टेमिना को मापती है। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, जय गोल कंधों से ग्रस्त है, यानी कि एक लड़का है जो कि गोल कंधों से ग्रस्त है, उसको सुधारने के लिए आप उसे क्या सलाह देंगे, किस तरीके की आसन या क्या करने को कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम उसे कहेंगे कि भाई तुझे चक्रासन करना चाहिए, जिससे ये जो तेरे गोल कंधे का रोग है ये इस आसन को करने से काफी हद तक मदद मिलेगी इससे छुटकारा पाने में। ठीक है, यानी कि हम क्या कहेंगे, उसे चक्रासन की यहाँ पे सलाह देंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है, यानी कि प्रबंधन समिति जो होती है उस समिति में कौन सा इसका कार्य नहीं है। तो फिक्चर को तैयार करना बिल्कुल होता है, मैच के लिए आयुक्त व मैच अधिकारी को समूह का चयन करना बिल्कुल ये भी है, मैच को करवाना ये भी ठीक है, विजेता हाँ ये गलत है, पूर्व विजेता को तय करना ये गलत है, ये प्रबंधन समिति का कार्य नहीं होता है, ये निर्णय और समन्वय समिति होती है उसका कार्य होता है। तो कौन सा कहेंगे, डी वाला। अब देखो इस बार क्वेश्चन पेपर में आपके अभिकथन वाले कारण भी क्वेश्चन है और मिलान वाले भी हैं। तो अभिकथन कारण का एक क्वेश्चन 5वें में आ जाएगा और मिलान वाला देखो 6ठे में आ गया। ठीक है, तो हर तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए, ध्यान से समझिएगा। देखिए अभिकथन क्या कहता है, सीट और रीच परीक्षण लचीलेपन मापने के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। कारण है, सीट और रीच परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति की अधिक से अधिक दूर पहुंचने की क्षमता को मापा जाता है, बिल्कुल ठीक। यानी कि हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ए और आर दोनों बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे जो आर है यानी कि जो कारण ये हमें ये बता रहा है सीट रीच परीक्षण के लचीलेपन के मापने के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और कारण के द्वारा कथन की सही व्याख्या भी की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो ए है पहला वाला ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो एसएसएन हमारा बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है, रीजन भी बिल्कुल बढ़िया ठीक है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी करता है। होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करने हैं कुछ मिलान। ठीक है, मिलान के आधार पे फिर आपको चॉइस करनी है। तो पहले मिलान कर लेते हैं। मिलान देखेंगे तो प्रोटीन क्या करता है भाई हमारे शरीर में, प्रोटीन हमारे शरीर में त्वचा, नाखून, बालों या फिर जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग होते हैं उनका निर्माण करता है। तो ये हो गया पहले का हमारा सेकंड से। ठीक है, पहले का हो गया सेकंड।
और सेकंड है जल। तो जल क्या करता है, हमारे भोजन का एक सेकंड, शरीर का लगभग 60 से 75% जो भाग है वो जल से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो रंग यौगिक है ये क्या करते हैं भाई, तो ये जो है मतलब रंग यौगिक ये क्या करते हैं, ये भोजन को आकर्षक बनाते हैं। और अल्पाहार का क्या मतलब है, अल्पाहार का मतलब है दांत व रक्त संबंधी विकार का होना। तो ये हमने मिलान कर लिया है। अब इसमें मिलान को देखेंगे तो पहले का खा हमें किसमें दिख रहा है, ये रहा दूसरा वाला। तो हम क्या करेंगे, दूसरा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक ट्रिक बताता हूं आपको, जो आपको आसान लगता है कि वो आता है, मान लीजिए आपको पता है कि जल जो है वो हमारे शरीर में 60 से 70% होता है, तो आप पहले ये देख लो कि ऑप्शन में ये कहां कहां पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे का हमें गा कहां पे मिलेगा, ये दो हैं, ठीक है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ये दो हैं। अब इसमें से ये देखो कि आपको कौन सा आता है कि एक और दूसरा। तो यहाँ पे देखो अल्पाहार देख लिया है, ठीक है। अल्पाहार का क्या मतलब है, दांत संबंधी विकार या फिर दांत और रक्त संबंधी विकार। तो अब ये देख लो कि चौथे का का किसमें दिया हुआ है, तो गा ये दो बचे हैं, तो ये दो ऑप्शन तो अलग हो गए, ये तो खत्म ही हो गए बिल्कुल, बचे ये दो। अब इसमें का किसमें दिया हुआ है, तो इस वाले में दिया हुआ है। अब ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, भले ही आपको पहला तीसरा नहीं आ रहा है, मतलब जो आपको आ रहा है समझ में पूरा, बस उसका एक दो देख लो, उसके बाद इजीली आप अंदाजा लगा सकते हो। ये ट्रिक है बेसिकली मिलान को करने वाली। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देखोगे, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी इधर उधर क्यों नहीं भाई, हाँ वैसे देख लो आप, यहाँ पे प्रोटीन का पहले से हो जाएगा, आप पढ़ लेना बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कफ, लंबी सांसें या छाती में धड़कन, ये किस चीज के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे देखो मधुमेह, मोटापा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बची अस्थमा और खांसी, क्योंकि खांसी भी कफ और लंबी सांसें और छाती में धड़कन को उत्पन्न करती है, लेकिन ये एक मेन रीजन होता है अस्थमा का। तो सिम्टम्स ऑफ प्लीगियम लॉन्ग ब्रीथ एंड चेस्ट टाइटन, दैट इज अस्थमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, संतुलित भोजन के लिए इनमें से क्या आवश्यक होता है। तो सिंपल सी बात है, ये बीमारियों के बचाव के लिए भी होता है, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक जो क्षमता होती है रोगों से लड़ने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भी होता है, और हमारे शरीर के लिए जितना भी पोषण चाहिए उसको पूर्ति भी करता है। तो ये संतुलित भोजन के मुख्य तत्व हैं, ये मुख्य आवश्यकता है। तो फोर्थ हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर दिस, फॉर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, समझ गए। 9 देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुर्सी के द्वारा शक्ति के मापन में कुर्सी की ऊंचाई कितनी होती है। अर्थात जो रिकली और जोन्स थे, उन्होंने ये जो वरिष्ठ नागरिक का परीक्षण दिया था, इस संबंध में उन्होंने कहा था कि कुर्सी के द्वारा शक्ति के मापन में कुर्सी की ऊंचाई इतनी रहेगी। तो वो ऊंचाई कितनी थी, तो वो ऊंचाई थी 44 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश में है, तो यहाँ पे आप 44 को इस तरीके से कर दोगे। अब देखिए एक और मिलान आ गया है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको उसी टेक्निक के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ चीजों को, जैसे कि हम मान लेते हैं, आपको पता है कि वित्तीय जो समिति, इसका कार्य क्या होता है, धन खर्च जो है इसको देख रेख करना। तो हम देखते हैं भी कि खा का दूसरा किसमें दिया हुआ है, तो सॉरी खा का तीसरा किसमें दिया हुआ है। तो देखो भाई 3 ऑप्शन है, 3 में खा का दूसरा दिया है, तो थोड़ा आप यहाँ पे एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं गा को, गा देखें, हाँ गा को देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, स्थानांतरण उपलब्ध कराता है। या फिर आप ये देख लो कि जो चिकित्सा समिति है वो क्या करती है, हाँ ये ठीक रहेगा, प्राथमिक चिकित्सा समिति क्या करती है, मेडिकल सुविधा प्रदान करती है। तो यानी कि चौथे का चौथा जिसमें हो, एक तो दूसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, कहाँ गया, दूसरे का तीसरा तो इन 3 में है। अब इसमें चौथा किसमें दिया हुआ है, ये रहा, हाँ नहीं यही रहा, ये वाला ऑप्शन दूसरा वाला। इसमें देखो इसका भी तीसरा और चौथे का चौथा दिया हुआ है, पहले का दूसरा और चौथे का चौथा दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको मिलान कर देंगे, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, बस एक दो पढ़ने में आना चाहिए, बाकी तो इजीली मिलान हो जाता है। तो इस हिसाब से तकनीकी जो है वो क्या करती है, वो विवादों को निपटारा करती है और यातायात स्थानांतरण उपलब्ध करवाती है। सिंपल सा एकदम बेसिक तरीका मिलान करने का, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इसे इजीली इंग्लिश में रीड आउट कर सकते हो। आप देखो इन्होंने एक और मिलान दे दिया, अरे कितने मिलान दोगे, मतलब आपके 2 क्वेश्चन मिलान वाले हो जाएंगे और 2 से 3 आपके जो है वो एसेशन और रीजन यानी कि अभिकथन और कारण होंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको करवा चुका हूं कि देखिए प्रथम रजोदर्शन कब आता है, बेसिकली ये आता है, ये होता है एक मासिक धर्म के बारे में। और मासिक रक्तस्राव का कितने बीच के दौरान आता है, 21 से 35। और अनियमित मासिक स्राव का मतलब क्या है, अनियमित रक्तस्राव। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन थर्ड जो रहेगा हमारा, ये ठीक है, पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए।
इस तरीके से आप इसका मिलान कर देंगे, सिंपल सा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ यस सर समझ में आ रहा है, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में कहा गया है कि चपटे पैर का क्या कारण होता है। चपटे पैर जो होते हैं उनका क्या कारण होता है, तो इसका कारण ये होता है कि पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो रही होती हैं, और साथ ही साथ सही प्रकार के जूते यानी कि हमारा जो भार है, अत्यधिक भार जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो ये चपटे पैर के कारण होते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर चपटे पैर मोटे लोगों के होते हैं, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ऑप्शन फोर्थ आ और बा, यानी कि जो पहले दोनों दिए हुए हैं ये हमारे सही है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप सभी इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए आप 12 को इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकतम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो अधिकतम कार्बोहाइड्रेट किस चीज से प्राप्त होता है, सिंपल सी बात है, हमें अनाजों से प्राप्त होता है, और वे अनाज जो मेनली होल ग्रेन्स है यानी कि जो कि बिल्कुल साबुत अनाज है, उनसे हमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, एक तो जिसमें शर्करा कम होता है, एक तो जिसमें शर्करा ज्यादा होता है, वो वाले। ठीक है, उनके नाम याद नहीं आ रहे वैसे अभी मुझे, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन 14 आ गया है अभिकथन और कारण। देखिए कारण क्या, क्वेश्चन क्या है। अभिकथन कहता है कि बच्चों में व्यायाम की कमी से आसन संबंधी जो विकृति है वो हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, यदि बच्चे व्यायाम नहीं करते हैं तो उनके अंदर आसन संबंधी विकृति हो जाती है। वो कारण क्या है, लड़कियों में लड़कों से ज्यादा भोजन संबंधी विकार होते हैं। गलत है। ये देखो यहाँ पे क्या है कि, एक सेकेंड, इसमें कौन सा क्वेश्चन हमारा सही होगा। अभिकथन बिल्कुल ठीक कहता है और वो भी ठीक है, हाँ ठीक है। देखो अभिकथन भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कारण भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आसन संबंधी विकृतियों के बारे में बात की गई है और यहाँ पे भोजन संबंधी विकारों के बारे में भी बात की गई है, तो यानी क्या है, कथन दोनों बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या कहेंगे, ए एंड आर बिल्कुल ठीक, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि अभिकथन। इस तरीके से समझ गए। 14 देखिए इंग्लिश में असर्शन दिया हुआ है, रीजन भी दिया हुआ है, बोथ वाज ऑलवेज करेक्ट, यानी ऑलरेडी करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक और आ गया यहाँ पे अभिकथन कारण, यानी कि ये तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। भोजन संबंधी विकार एक मानसिक बीमारी है। बिल्कुल ठीक है, भोजन संबंधी आदतों के कारण मानसिक नियंत्रण खो जाता है, ये गलत है, क्योंकि भोजन संबंधी आदतों के कारण मानसिक नियंत्रण ही नहीं, बहुत सारी चीजें खो जाती है। और यहाँ पे क्या बताया गया था, एक मानसिक बीमारी के संबंध में। ठीक है ना, तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारा जो ए है वो ठीक है, लेकिन आर हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में देखोगे तो सी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डियां सी तथा एस आकार की हो जाती है, अर्थात ऐसा कौन सा आसन है जिसके तहत सी और जो हमारी हड्डियां होती हैं शरीर की, रीढ़ की, वो सी या फिर एस आकार की बन जाती है, वो कौन सा है, उसे कहते हैं स्कोलायोसिस। स्कोलायोसिस कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। एक और मिलान दे दिया, अरे कितने मिलान दोगे, अभी तो 3 तो दे दिए, चौथा मिलान दे दिया है। वैसे देखो एग्जाम में आपके ज्यादा से ज्यादा दो आएंगे, अभिकथन वाले 3 क्वेश्चन आएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए सही मिलान करना है, तो मिलान अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे कि एंटीबॉडीज क्या कौन बनाता है, तो एंटीबॉडीज जो है वो कौन बनाता है इसमें, एक सेकेंड थोड़ा देखना पड़ेगा, मिलान करते हैं पहले एक बार। बॉडीज कौन बनाता है, एक सेकेंड, इसमें हम एंटीबॉडीज बॉडी को देख रहे हैं। हाँ थोड़ा सा पहले मिलान करते हैं फिर हम ऑप्शन को देखेंगे। तो एंटीबॉडीज इसको कौन बनाता है, ये जहां तक मेरे को लगता है इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए, एक सेकेंड, पहला कैल्शियम या फिर लोहा, नहीं एंटीबॉडीज तो नहीं। चलो पहले हम वो देख लेते हैं जो हमें पता है। तो आंतरिक अंगों को कौन सुरक्षा देता है, प्रोटीन देता है। ठीक है, और रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो कैल्शियम आवश्यक होता है। फिर हड्डियों व दांतों के लिए क्या आवश्यक है, तो हड्डियों व दांतों के लिए क्या आवश्यक होता है, ये देख लो। पहले हम ये देख लेते हैं दूसरा और चौथा। दूसरे का घा किसमें दिया हुआ है, ये वाला रहा, तो यहाँ पे इस हिसाब से तो हमारा जो है पहला वाला ठीक होना चाहिए, है ना। देखते हैं एक बार, हाँ देखो
पहले का एंटीबॉडीज का उत्पन्न मतलब कौन उत्पन्न करता है? प्रोटीन। अंतभागों को कौन सुरक्षा देता है? वसा। और हड्डी दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम। और रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? लोहा यानी कि आयरन। बस सिंपल हो गया, समझ लिया आपने। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था मुझे भी, लेकिन जब थोड़ा ध्यान से समझोगे, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था बोलने के लिए, तो समझ में आ गया इसलिए बता दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसे इंग्लिश में मैच कर सकते हो इजीली। वैसे इंग्लिश में क्वेश्चन को इन्होंने एक ही साथ में कर दिया है, ऑप्शन को भी वैसे अलग अलग करके लिखना चाहिए था, ठीक है। बस आप अपने थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना, समझ जाओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा विकार है? इनमें से विकार क्या होता है? विकार है क्या? तो कार्य करने में रुकावट, गलत। भोजन पाचन में रुकावट, गलत। या शारीरिक अक्षमता, गलत। ए ठीक है, मतलब बी ठीक है, सॉरी। मानसिक बीमारी होती है ये, ठीक है। क्या होती है? एक मेंटल इलनेस होती है। तो सेक्शन ए जो था कंप्लीट हो गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पे समझ लिए जितने भी क्वेश्चन थे, एक एक मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिया है। चाहे जिसमें मिलान वाले हो, एमसीक्यू हो, या फिर जिसमें असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। तो यहां तक हमारा जो सेक्शन नंबर ए होता है, सेक्शन नंबर ए, ये तो हमने कर लिया है कंप्लीट इन 15 से 20 मिनट के अंदर। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी की। तो बी बेसिकली है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जिसमें आपको छोटे तौर पे आंसर को लिखना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? अस्थि सुषिरता के 2 कारक लिखो। कोई 2 कारक बताने हैं अस्थि सुषिरता के। ये बेसिकली क्या है? ये महिलाओं में होने वाले तरह के कारण है, ठीक है ना, जिसमें भोजन संबंधी विकार आ जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसी में से एक कारक यहाँ पे पूछा गया, तो 2 बताने हैं। तो ये किस में होता है? महिलाओं में होता है। किस वजह से? आहार में कैल्शियम की मात्रा कम होने की वजह से ये अस्थि और हड्डी की मात्रा में कमी कर देती है। दैट मीन्स आहार में यदि कैल्शियम कम होगा तो ये महिला की जो एथलीट खिलाड़ी होते हैं उनके शरीर में हस्ती और अस्थि, इट मीन्स की जो बोन्स होते हैं, हड्डियां जो होती हैं, उनकी बनने में और उनकी मात्रा में कमी कर देगा। भोजन संबंधी विकार तथा खाने संबंधी जो बुरी आदतें हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं कि आप भोजन संबंधी विकार यानी कि सही टाइम पे खाना नहीं खाते हो, वो खाना खाते हो जो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, इस तरह से। फिर है ऋतुरोध या फिर रजोरोध, यानी कि आपको पता है कि महिलाओं में 6 महीने से अधिक समय तक यदि ऋतुरोध की समस्या है तो उनको भी अस्थि सुषिरता होती है, क्योंकि ऋतु धर्म के समय एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो कि कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल रखता है। यदि महिला जो एथलीट खिलाड़ी है उसमें ऋतुरोध या फिर जो रंजोरोध है वो 6 महीने के अंतर्गत नहीं होता है, तो उनमें ये कारक देखा जाता है, क्योंकि उस समय एक ऐसा प्रोटीन, यानी प्रोटीन तो नहीं सॉरी, एक हार्मोन निकलता है महिलाओं से जो कि बेसिकली उनके अंदर कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसे कंट्रोल करने में और उसे शरीर में अच्छे तरीके से घुल मिलकर फायदा पहुंचाने के लिए कार्य करता है। तो ये है इसके 2 कारक। वैसे 2 पूछे गए, मैंने थोड़े ज्यादा बता दिए। 9 देखिए, नाइनटीन राइट द 2 फैक्टर्स और क्या है? ओटेस्फोरियस। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, संतुलित आहार किसे कहते हैं? इसके लिए 2 तत्व लिखिए। बिल्कुल सिंपल सा है। क्या होता है भाई संतुलित आहार? तो वह आहार जिसमें भोजन के सभी घटक निश्चित हो और एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो, और ये एक गुणवत्ता के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकता व शरीर की वृद्धि में सहायक हो। दैट मीन्स क्या मतलब हो गया? एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के संबंध में सभी मुख्य घटक लाइक प्रोटीन, वसा, जल, कार्बोहाइड्रेट ये सभी हो, एवं ये एक निश्चित उपलब्ध मात्रा, एक जो उचित मात्रा होती है उसमें उपलब्ध हो, ताकि ये व्यक्ति के शरीर में आवश्यकता के अनुसार वृद्धि व विकास कर सके। ये होते हैं संतुलित आहार। और तत्व तो मैंने आपको बता ही दिए, प्रोटीन, वसा, जल, कार्बोहाइड्रेट। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इजीली उन्होंने अभी तक यहाँ पे जो आंसर है पढ़ ही लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। कुर्सी पर बैठना और पहुंचने का परीक्षण की व्याख्या करो। दैट मीन्स कि कुर्सी पर बैठना है और उसका पहुंचने का जो परीक्षण है उसकी आपको जांच करनी है, उसकी व्याख्या करनी है। तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग का शक्ति मापन किसके द्वारा किया जाता है? इस चेयर एंड स्टैंड परीक्षण के द्वारा। यानी कि पहले तो ये बता दिया हमने कि ये किया किसके लिए जाता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के निचले भाग की शक्ति को मापने के लिए। इस परीक्षण में मुख्यतः पैरों की शक्ति शामिल होती है। दैट मीन्स देखो छोटे छोटे पॉइंट याद रख लेना। वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग को मापने के लिए पैरों की शक्ति इसमें अहम होती है। और ये कब के लिए होती है? जब व्यक्ति या वृद्ध लोग जो है, वरिष्ठ नागरिक कहीं बस में चढ़ते उतरते हैं, सीढ़ियां चढ़ते वगैरह, तब होती है।
ठीक है। तो उस समय उनके लिए ये करना जरूरी होता है। आवश्यक उपकरण क्या होता है? सीधी बैक, यानी कि आपको चेयर पे एकदम सीधा बैठना होता है। बस सिंपल सा है। देखा ना, एकदम सिंपल वे में आपको समझा दिया है। ठीक इसी तरीके से आप इंग्लिश में समझ लो। एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ सिटिंग एंड रीचिंग। तो कैसे है ये? इजीली आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रोगों से बचाव में आसन के 4 जैविक रासायनिक लाभ लिखो। देखो ये तो आपको पता होगा कि रोगों में बचाव के आसन के बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन जैव रासायनिक लाभ अब इसके देखो बेसिकली 3 होते हैं। एक तो मानसिक होता है, ठीक है, और एक शारीरिक होता है, और एक होता है जैव रासायनिक लाभ। होता है सब कुछ हमारे शरीर से ही संबंधित है, बट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अब ये जैव रासायनिक क्या है भाई? तो जैव रासायनिक दैट मीन्स ये हमारी जो माइंड है उससे संबंधित होता है। जैसे कि एकाग्रता में हमारी सुधार लाता है, हमारे ध्यान लाने की जो शक्ति होती है उसे बहुत ज्यादा मजबूत करता है। हमारी जो याददाश्त है, यानी कि हम क्या सोच पाते हैं, कितनी देर तक उसे याद रख पाते हैं, इसको भी बढ़ा देता है। सीखने की दक्षता में वृद्धि होती है, हम जो भी सीखते हैं बहुत तेजी से सीख लेते हैं। हमारे शरीर में या फिर हमारे बेसिकली माइंड में हीमोग्लोबिन, थायरोक्सिन तथा विटामिन की जो कमी होती है उसमें वृद्धि करता है और उसे एक निश्चित मात्रा में बनाए रखता है। सिंपल सा आंसर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से इंग्लिश में आप इसे यहाँ पे समझ सकते हैं। राइट 4 बायोमैकेनिकल बेनिफिट्स ऑफ आसन इन द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। इस तरीके से आप यहाँ लिख दो। क्वेश्चन नंबर 23, योजना बनाने के 4 उद्देश्य लिखिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है। योजना बनाने के क्या लाभ होते हैं? अच्छा तालमेल बनता है, एक नियंत्रण स्थापित हो जाता है, हम अपने बजट को सुनिश्चित कर पाते हैं जिससे कि हमारे पैसे खर्च कम होते हैं और दबाव भी कम बनता है हम पर। हमारा समय भी बचता है, संसाधनों की बर्बादी भी नहीं होती है। समय बचता है तो हम अन्य कार्यों को भी कर सकते हैं। गलती की संभावना कम होती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप कोई गलती नहीं करोगे उसके लिए आप पहले ही हर एक चीज को लिख लेते हो ताकि गलती बहुत कम होगी। जितने भी आपके पास संसाधन है उन सभी संसाधनों का प्रयोग आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो और साथ ही साथ उनसे लाभ कैसे कमाना है ये भी आप बखूबी समझ जाते हो। ठीक है, तो योजना बनाने के ये उद्देश्य, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे इजीली आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है 2 मार्क्स का, उसके बाद हमारे 3 मार्क्स से स्टार्ट होंगे। 24, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट परीक्षण का उद्देश्य तथा प्रक्रिया बताइए। ये जो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का परीक्षण, इसका उद्देश्य बताइए। तो बेसिकली देखो इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है गति क्षमता मापना, यानी कि एक एथलीट की, एक खिलाड़ी की, एक व्यक्ति की उसकी गति की क्या क्षमता है उसको मापना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब समझिए इसकी प्रक्रिया कैसी होती है। तो प्रक्रिया में बेसिकली क्या होता है कि परीक्षण 50 मीटर से अधिक एक एकल स्प्रिंट चलाना शामिल है। दर्ज किए गए इस समय में एक स्थिर दूरी से एक स्थिर स्थिति से दूसरे के सामने एक पैर से शुरू करना। टाइम कीपर टाइमर लेना स्टार्ट कर देता है, वहीं परीक्षार्थियों का स्कोर हो जाता है। दैट मीन्स इस प्रक्रिया में क्या होता है बेसिकली कि परीक्षण जो है वो 50 मीटर से अधिक एक एकल स्प्रिंट जो है वो चलाना चालू कर देता है एवं इस दौरान एक स्थिर स्थिति से उसे दूसरे जगह पर जाना होता है, वो भी एक पैर से शुरू करके। ठीक है, और फिर यहाँ पे टाइम लगा दिया जाता है और सिंपल सा फिर हो जाता है उसका जो भी स्कोर करता है। इसके लिए आवश्यक सामग्री भी पूछी जा सकती है, जैसे कि मापने की टेप होनी चाहिए, 50 मीटर की लेन होनी चाहिए, मापने का सफेद चूना होना चाहिए, साफ और समतल जगह होनी चाहिए, एक विराम घड़ी, स्कोर और रिकॉर्ड और बनाने के लिए पेन पेपर इसलिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें देखो जैसे कि विराम घड़ी हो गया, स्कोर और रिकॉर्ड को बनाने के लिए पेन पेपर, ये सभी आप हर एक में लिख सकते हो। ठीक है, जो भी परीक्षण होता है। अब इंग्लिश में देखेंगे इसी तरीके से, तो 50 मीटर स्टेट द पर्पस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है और इसका जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। समझ गए? इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेक्शन नंबर जो बी था, 2-2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिया है और आशा करता हूँ कि आपको ये सेक्शन भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो है सेक्शन नंबर बी हो जाता है खत्म। तो अब हम करेंगे सेक्शन नंबर सी को कंप्लीट। ठीक है, ए हमने कर लिया है, बी भी कर लिया है, अब हम करेंगे सी को कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 3-3 मार्क्स के इसमें बेसिकली क्या है, 6 क्वेश्चन है आपको, जिसमें से कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 25 क्या कहता है, संतुलित आहार को निर्धारित करते समय किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए? कोई 3 आपको बताने हैं। ठीक है, संतुलित आहार को जब आप निर्धारित करो तो कौन से 3 कारक होने चाहिए वो आप बताइए।
वैसे इसके हैं तो 5-6 कारण है, लेकिन आपसे 3 पूछे गए हैं तो हम 3 ही लिखेंगे, 3 मार्क्स का है। पहला है आहार, ठीक है, पहले यहाँ पे दिया हुआ है आहार नहीं सॉरी उम्र है, ठीक है उम्र। क्योंकि क्या होता है उम्र का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि बढ़ते उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें अधिक प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक इसी तरीके से जो व्यक्ति अब बूढ़े हो रहे हैं उनमें प्रोटीन और वसा जो है इससे बचना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर के लिए सही नहीं होता है, तथा उन्हें अधिक खनिज और विटामिन लेना चाहिए। देखो प्रोटीन अलग अलग चीज है और विटामिन एक अलग चीज है, ठीक है ना, प्रोटीन और विटामिन अलग चीजें हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे किशोर अवस्था से मतलब किशोर अवस्था में एंटर कर रहे हैं या फिर किशोर अवस्था से थोड़ा और बड़े हो रहे हैं तो उन्हें प्रोटीन अधिक चाहिए होता है, और जो बूढ़े लोग हैं उन्हें ये नहीं चाहिए। लिंग यानी कि स्त्री या पुरुष, तो बेसिकली देखो अधिकतर ऐसा देखा जाता है समाज में कि पुरुष जो है उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है, उन्हें काम होता है घर से बाहर, इसलिए महिलाओं को अक्सर समाज में एक रूढ़िवादिता है कि वो सिर्फ घर में ही रहती हैं, इसीलिए उन्हें कम कैलोरी वाला आहार लेना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं पुरुष के समान कार्य कर रही हैं, जो महिलाएं घर से बाहर ऑफिस वगैरह में काम करती हैं, उन्हें भी सेम एज इट इज पुरुषों के समान अधिक कैलोरी वाला भोजन करना चाहिए, और जो केवल हाउस वाइफ है हाउस मेड है वो बेसिकली क्या करेंगे, केवल कम कैलोरी वाला खाना खाएंगे। ये संतुलित आहार है, क्योंकि कैलोरी तभी हमें चाहिए होती है जब हम ज्यादा उसको जब हम ज्यादा ऊर्जा को खर्च करते हैं। चौथा देखिए क्या है, मेहनत करने वाले व्यक्ति को, अच्छा व्यवसाय है बेसिकली, अब व्यवसाय बिल्कुल इस लिंक से जुड़ा हुआ है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो अधिक ऊर्जा को खर्च करता है, उससे अधिक कैलोरी चाहिए, और जो आलसी की तरह घर में ही पड़ा रहता है उसे क्या कैलोरी चाहिए। अगर आप ऐसा खाना खिलाओगे मोटा होता जाएगा, फालतू में चर्बी और बढ़ जाएगी उसकी, है ना। तो इसीलिए व्यवसाय भी इंपॉर्टेंस रखता है। चौथा है विशेष खेल के अनुसार, बेसिकली कई खेल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करूं आपसे कुछ ऐसे खेल जैसे कि लंबी दूरी के दौड़ करने वाले, इन्हें अधिक वसा तथा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और कुछ खेल जो है वो नॉर्मली होते हैं, जो हम गुल्ली डंडा खेलते हैं, इसमें क्या चाहिए, कुछ भी ज्यादा कैलोरी चाहिए ही नहीं। लेकिन यदि आप एक इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, किसी स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं, लंबी दूरी दौड़ करने की आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है आपको अधिक वसा और कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन चाहिए, जो कि आपकी गति क्षमता को बढ़ाएगा। तो ये होता है संतुलित आहार को निर्धारित करने के कारक कुछ इस तरह से, ठीक है। उम्र, लिंग, व्यवसाय और विशेष खेल अनुसार। देखो 3 मार्क्स का है, 4 आपको बताएं, कोई भी 3 लिख देना, ठीक है। इंग्लिश में है व्हाट फैक्टर्स शुड बी कीप इन माइंड व्हाइल क्या है ये, फ्लेक्सिबिलिंग अ बैलेंस्ड डाइट, राइट एनी 3, तो एज है, जेंडर है, ऑक्यूपेशन है, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रतियोगिता आयोजन की 3 समितियों के प्रतियोगिता से पूर्व के कार्यों का वर्णन करो। दैट मीन्स उन समितियों का मतलब प्रतियोगिता की आयोजन की जो समितियां हैं, पूर्व प्रतियोगिता से पहले यानी कि प्रतियोगिता आयोजन से पहले ही जो समितियां बनती हैं उनके कार्यों को बताना है। अब देखो इन संबंध में 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पहले बताओ, एक तो उस दौरान बताओ, और एक उसके बाद बताओ। तो तीनों ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन पेपर में करके, क्योंकि आपके लिए 5+ सैंपल पेपर की सीरीज चला रहा हूं, तो इसमें हम पूर्व कर लेंगे, अगले बारे में उसके दौरान कर लेंगे, फिर उसके बाद के कर लेंगे, ठीक है। तो इससे आपके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, अगर ये 5 और लिख दोगे तो भी 5 मिल जाएंगे, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा 3 लिख दोगे तो 3 मिल जाएंगे, सिंपल है। इसलिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा करके बता देता हूँ। देखो आयोजन प्रबंधन समिति ये सबसे अहम होती है, क्योंकि खेल प्रतियोगिता के आयोजन, उसका संचालन, उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, अन्य जो समितियां होती हैं उन सभी की देखरेख, उन सभी की रिपोर्ट लेना, वो सभी इसका कार्य होता है आयोजन और प्रबंधन समिति का। प्रचार समिति क्या करती है, ये सूचना प्रसारित करती है कि प्रतियोगिता की तिथि कब रहेगी, स्थान क्या रहेगा, कार्यक्रम किस तरीके से डिसाइड किए जाएंगे, कहाँ किए जाएंगे। क्रय समिति क्या करती है, सिंपल सी बात है, जो भी सामान लगेगा प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो बैट बॉल हो, जो भी है चीजें, उन सभी को पहले ही खरीद लेती है और उनका निरीक्षण करती है कि या जब ये इनका यूज होगा तब ये सही रहेगा या नहीं। फिर आती है सजावट तथा समारोह समिति, ये सिंपल सा ये देखती है कि भाई उसे मैदान में या फिर मैदान के आसपास जहाँ पे भी जो कीपर्स होते हैं वो बैठेंगे, खिलाड़ी बैठेंगे, और जो जजेस होते हैं वो बैठेंगे, तो किस किस जगह पे हमें कैसा यहाँ पे सजावट करनी चाहिए, चाहे मैदान हो, स्टेडियम है, मंच हो। प्राथमिक चिकित्सा समिति ये सिंपल सा ये तय करती है कि प्रतियोगिता के समय यदि किसी को चोट लगती है तो उससे पहले ही हम सामान तैयार करना है, अगर चोट लगती है तो उसका जल्दी से जल्दी उसको राहत पहुंचाई जाए, ठीक है। तो ये होता है इस समिति के कार्य।
तो बेसिकली आपसे 3 पूछे गए थे, 5 आपको बता दिए, इजीली आप लिख सकते हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 इंग्लिश में देखिए, डिस्क्राइब द प्री कंपटीशन वर्क ऑफ 3 कमिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कंपटीशन। तो ऑर्गेनाइजिंग या मैनेजमेंट कमेटी है, पब्लिसिटी कमेटी है, परचेस कमेटी है, फिर डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी है, फर्स्ट एड कमेटी है। इस तरीके से आप इसे लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये कहता है कि मोटापा या स्थूलता से आप क्या समझते हैं। इससे बचने के लिए इससे बचने के लिए त्रिकोणासन, ठीक है, त्रिकोणासन की आपको विधि लिखनी है। 1 मार्क्स है कि स्थूलता होती क्या है, 2 मार्क्स में आपको त्रिकोणासन की विधि लिखनी है। तो देखिए स्थूलता क्या होती है, बेसिकली ये शरीर की वह दशा होती है, वह स्थिति होती है जिस समय हमारे शरीर का जो भार है, हमारे शरीर में जो वसा है, उसकी मात्रा, हमारे शरीर में जो मोटापा है, इसकी मात्रा अधिक स्तर तक बढ़ जाती है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि वह दशा जब व्यक्ति का भार जो है, आदर्श भार 20% या इसमें इससे अधिक हो जाता है, तब उसके शरीर को मोटापा या स्थूलता कहा जाता है। इट मींस व्यक्ति के शरीर का भाग जब उसके शरीर से 20% तक ऊपर हो जाए, जो नॉर्मल बताया गया है, तब उसे कहते हैं मोटापा हो चुका है। ठीक है, और ये होता है किस वजह से, शरीर में अत्यधिक वसा की मात्रा के बढ़ जाने की वजह। अब पूछा गया त्रिकोणासन की विधि, तो क्या विधि है भाई, देखो विधि में इस तरीके से लिखेंगे। पहले है पूर्व स्थिति। इसमें क्या होता है कि दोनों पैरों को आपको मिलाकर बैठ जाना है, दोनों पैरों के बीच में आपको 3 से 4 फुट का अंतर रखना है, और इस समय आपको धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाएं हाथ को कान से लगाते हुए सीधा रखिए, जैसे आप पीटी करते थे ना स्कूल में खड़े होके, लेकिन ये बैठ के करनी है। श्वास निकालते हुए दाहिने और झुके दाएं हाथ से पैर के अंगूठे को स्पर्श कीजिए, जैसे कि एक आदमी खड़ा होता है वो अपने पैर को छूता है, इस तरीके से। श्वास भरते हुए सीधा होकर हाथ बदलकर बाईं ओर झुके। देखिए वैसे इसकी इमेज मुझे मिली नहीं तो मैं आपको इमेज के माध्यम से समझा देता। ठीक है, देखिए लाभ क्या है इसका, तो लाभ ये है कि कमर व कांटे प्रदेश लचीले हो जाते हैं, अनावश्यक चर्बी भी घटती है, और हाथ, कंधे, जंघा आदि शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैन जो है वो आपको क्या लिखना है, ये 4 पॉइंट। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया, लेकिन पूछा जाएगा पूर्व स्थिति और विधि लिखो, अगर पूछा जाएगा लाभ लिखो तो आप ये लिख दोगे। यानी कि मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा रहा हूँ अपनी तरफ से, बाकी आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन होता है तो। 27 What do you understand by objective or grossness and avoid it? Write the method of त्रिकोणासन for it. तो ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके बाद त्रिकोणासन मेथड क्या है, प्रीपोजिशन क्या होती है, इसके दौरान प्रक्रिया क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या, इजीली आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 काफी इंपॉर्टेंट है। एनोरेक्सिया नार्वेशा के 2 लक्षण तथा बचाव का वर्णन कीजिए। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एनोरेक्सिया होती क्या। तो बेसिकली क्षुधा अभाव भोजन संबंधी विकार, ये क्या है, ये एक भोजन संबंधी विकार होता है। यह एक मानसिक रोग है जो कि प्रारंभिक या मध्य किशोर अवस्था में सबसे अधिक पाया जाता है। किशोर अवस्था की बात हो रही है कि एनोरेक्सिया जो नर्वेशा है ये बेसिकली उसी दौरान पाया जाता है, जो कि एक मानसिक रोग है भोजन संबंधी विकार के समय। इसके लक्षण देखिए, फिर इसके बचाव देखिए। तो लक्षण देखिए क्या है, आपको 2 लक्षण लिखने हैं इसमें से, और 2 आपको बचाव लिखने हैं, तो आप 2-2 लिख दीजिएगा। लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तब आप ये चारों लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि अलग से आपको 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं करवाना है, एक ही बार में पूरा करवा देना 5 मार्क्स का। अब उसमें से 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो 2-2 पॉइंट लिख दो, 3 में पूछा जाएगा तो 3-3 पॉइंट लिख दो, 5 में पूछा जाएगा तो पूरा लिख दो। ठीक है ना, तो आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस जितना समझा रहा उतना समझिए ध्यान से। तो कौन कौन से लक्षण होते हैं भाई एनोरेक्सिया के, तो देखो शरीर के भार में तेजी से कमी आती है, जिसके कारण शारीरिक रूप पतला प्रतीत होता है, यानी कि हमारा शरीर का जो वजन है वो बढ़ना कम हो जाता है और हम पतले लगने लगते हैं। किशोरियों के मासिक धर्म में अनियमितता होने लगती है। जो लड़कियां होती है जो जब किशोर अवस्था में एंट्री कर रही होती हैं या फिर एक मध्य में होती है किशोर अवस्था में, तो उनमें मासिक धर्म में अनियमितता आने लगती है इसकी वजह से। ठीक है, उल्टी, शरीर के फूलने का एहसास तथा कब्ज की शिकायत। उल्टी आने लगती है, चाहे वो लड़की या लड़का दोनों को, शरीर ऐसा लगता है कि कई बार फूलने लगता है या फिर कब्ज की शिकायत भी आती है। दांतों की समस्याएं होती हैं, लाल ग्रंथि की जो सूजन है उसकी भी आशंका यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये क्या है, ये लक्षण है कि ये लक्षण यदि एक लड़के या लड़की में पाए जाते हैं तो हाँ, आपको जो है वो एनोरेक्सिया की बीमारी यहाँ पे हो गई है। ठीक है, अब इससे भाई बचा कैसे जा सकता है, तो बचने के लिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि भार कम करने के लिए सुनी सुनाई बातों या किताबों के ज्ञान की अपेक्षा विशेषज्ञ की सलाह लें। दैट मीन्स
आपको आपके शरीर का जो भार है इस बीमारी से बचने के लिए ज्यादा हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, किसी ने कुछ बता दिया, कहीं से आपने कुछ पढ़ लिया, उसे मत सुनो, क्योंकि आपके शरीर में किस प्रोटीन की, किस आयरन की, किस वसा, कितनी मात्रा में वसा, कितनी मात्रा में प्रोटीन, कितनी मात्रा में जल, इन सभी की कैसे जरूरत है, ये सभी आपको एक विशेषज्ञ ही बता सकता है, कोई किताब वगैरह नहीं बता सकती है। ठीक है, हालांकि आप छोटे मोटे नुस्खे अपना के अपना शरीर को तो ठीक ठाक कर सकते हो, लेकिन जब आपके सामने समस्या बहुत भारी ही हो जाए, तो ऐसे में सिर्फ एक ही व्यक्ति सलाह कर सकता है जो कि उस फील्ड में विशेषज्ञ होता है। ठीक है, बच्चों को यह समझाना चाहिए कि भारी शरीर होने के बावजूद भी बच्चों से आकर्षक बने रह सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि मान लेते कि आपका वजन निर्धारित किया गया है, एक टेबल मान लेते हैं, वजन निर्धारित किया गया 20 उम्र के बच्चे के लिए 60 किलो, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 20 उम्र में अगर आप 80 किलो के हो गए हो तो आप आकर्षक या फिर चुस्त या फिर आप तंदुरुस्त नहीं लगोगे। बट मैटर ये है कि आप अपने आप को किस रवैये से देखते हो, किस नजरिए से देखते हो। ठीक है ना, ये चीज होती है। समस्या से ग्रसित व्यक्ति से दूर रहे, यानी कि आपको क्या करना है, इस समस्या से ऑलरेडी जो ग्रसित है, जो ऑलरेडी इससे जूझ रहा है, उससे दूर रहो। मनोवैज्ञानिक की सहायता भी ली जा सकती है और सभी डॉक्टर के परामर्श अनुसार दवाइयां भी ली जा सकती हैं, अर्थात डॉक्टर से परामर्श लीजिए और दवाइयां आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली देखो, ये क्वेश्चन वैसे तो 3 मार्क्स में है, लेकिन आंसर मैंने बताया आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि 5 मार्क्स में आएगा तो कहीं और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिख देना, 5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता क्या है, इसके कुछ लक्षण होते हैं और फिर इससे बचाव के क्या उपाय हैं ये देख सकते हैं। अब इसी को इजीली इंग्लिश में देख लो, डिस्क्राइब 2 सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो क्या होती है पहले तो आप ये बताओगे, फिर सिम्टम्स क्या है, फिर इसके प्रिवेंशन क्या है, इस तरीके। ठीक है, समझ गए आसान तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 है, विशेष जरूरत वाले बच्चों अथवा दिव्यांग के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभों का वर्णन कीजिए, कोई 3 लिखो, यानी कि किन्हीं 3 लाभों का वर्णन करना है जो विशेष जरूरतों वाले बच्चों दिव्यांगों के लिए शारीरिक क्रियाओं के संबंध में। तो कई लाभ होते हैं भाई, अब इसको भी 5 में पूछेगा तो आप ये पूरे लिख देना, 5 मिल जाएंगे। 3 में पूछता है तो कोई 3 लिख दो, 2 में पूछता है तो 2 लिख दो, सिंपल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। सबसे पहला स्वास्थ्य, दिव्यांग के स्वास्थ्य के स्तर में बढ़ोतरी करता है, उसके विकार होने की जो संभावना है, ऑलरेडी वो जिस विकार से जूझ रहा होता है, जो उसके अंदर विकार होता है, उससे भी मदद करता है बाहर निकलने में। कार्य क्षमता, सारी क्रियाओं में भाग लेने से दिव्यांगों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। मानसिक सुधार आता है, वो मनोदशा सुयोग्यता में सुधार आता है, उनके अंदर चिंता में कमी आती है, वो हंसमुख हो जाते हैं, ये भी आ जाता है। आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, जब वो भाग लेते हैं तो उनके अंदर अपने एक आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसमें आत्मसम्मान की भावना आती है कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे लोग सम्मान करेंगे। हालांकि मैं बेशक से एक दिव्यांग हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैंने ये कर दिया, मैंने ये इस खेल में भाग लिया और मैं जीत गया, मैंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो ये सभी मेरा सम्मान करेंगे। तो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ वो अन्य पक्षों को भी समझने लगता है कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है, इस संबंध में क्या विचार होने चाहिए, हर एक चीज को समझने लगता है। साथ ही साथ उसके नए दोस्त बनते हैं, नया अनुभव प्रदान होता है, आजादी का अनुभव होता है। साथ ही साथ दोस्त दोपड़ से बच जाता है कि वो जो दिव्यांग होने की वजह से इसमें भाग नहीं ले पाया है या कार्य नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वेल एक ही साथ में मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। फिर दोबारा समझ लीजिए, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करते हैं, कार्य क्षमता और अच्छी बना देते हैं, चिंता अवसाद इसको कम करते हैं, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, नए नए विचारों को सीखते हैं, नए दोस्त बनते हैं, नए अनुभव प्रदान होते हैं, आजादी का अनुभव होता है। सिंपल सिंपल से ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑलरेडी कंप्लीट। इंग्लिश में देखेंगे, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज, राइट एनी 3। तो यहाँ पे मैंने 6 लिखे हैं, आप 3 को लिख देना। हेल्थ है, वर्क इफिशियंसी, मेंटल इंप्रूवमेंट आती है, सेल्फ स्टीम होता है, पर्सनैलिटी में निखार आता है एंड सोशल बेनिफिट्स होते हैं, ये सभी। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 30 है, आखिरी क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। वैसे तो ये क्वेश्चन भी देखो 3 मार्क्स में ही आएगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, 5 मार्क्स में पूछा जाए तो पूरा लिख देना, 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो इसमें से 60 से 70% भागी लिखना बस। लेकिन अगर यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपको विधि बतानी और लाभ बतानी, तो भाई विधि में जितने पॉइंट है सारे बताने पड़ेंगे और 2 लाभ तो आपको कम से कम बताने। ठीक है, तो चलिए विधि क्या होती है। तो अर्ध मत्स्य मत्स्य अंतराशन, नाम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ देखिए, बेसिकली ये जो आसन है,
ये किसके नाम से जाना जाता था? तो योगी मत्स्येंद्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसकी विधि क्या है? विधि देखिए क्या होती है। ये विधि में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला, नीचे बैठकर दोनों पैरों को आपको सीधा फैला देना है। दाएं पैर को एक प्रकार मोड़े कि इस प्रकार मोड़ना है कि बाएं नितंब के पास आ जाए और बाएं पैर को मोड़कर दाएं घुटने की ओर बाहर की ओर खड़ा करें। ठीक है, दाएं भुजा के ऊपरी भाग में घुटने के श्वास बाहर निकालते हुए दबाएं और बाएं पैर को पंजे से पकड़े रहें। बायां पैर जो है, मतलब बायां हाथ जो है, वो कमर के पीछे रखें तथा गर्दन को अधिक से अधिक धड़ तक घुमाते हुए बाईं ओर मोड़ें और श्वास को समन्वय में बनाए रखें। यही प्रक्रिया दूसरी और तीसरी बार दोहराएं और दोहराते रहें जब तक आप कर सकते हैं। सिंपल है, ये विधि है। लाभ क्या है भाई इसके? तो लाभ ये होते हैं कि सिर का माइग्रेन तथा रीढ़ के सभी प्रकार के दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ महिलाओं में ऋतु दोष से संबंधित, ठीक है, जो समस्याएं होती हैं वो खत्म होती हैं और उनके चेहरे में चमक भी आ जाते हैं। जिगर, तिल्ली, आमाशय, इन पर जो दबाव बढ़ता है उससे वे सक्रिय हो जाते हैं, जिससे मधुमेह आदि जैसे रोग व्यक्तियों को नहीं होते हैं। फेफड़े व हृदय को भी बल मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है, आपको समझ में आ गई होगी इजीली तरीके से। अब ये हो गया। अब इसी तरीके से इसको आप इंग्लिश में समझ सकते हो। राइट द मेथड एंड टू बेनिफिट्स ऑफ अर्ध मत्स्येंद्रासन। नाम मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही पढ़ने में। तो प्रोसेस क्या है इसका और इसके फिर बेनिफिट्स क्या है, इजीली आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन नंबर सी भी हो जाता है भैया जी कंप्लीट। ठीक है, 25 क्वेश्चन था यहाँ पे, ये हमने समझ लिया था बहुत अच्छे तरीके से। फिर 25 को इंग्लिश में हमने समझा। 26 के संबंध में आयोजन समिति के कार्य थे, ये भी हमने समझ लिए, इंग्लिश में भी समझ लिए थे। मोटापा स्थूलता क्या है और त्रिकोणासन विधि क्या थी, ये भी हमने समझ ली है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही। उसके बाद अनोरेक्सिया नर्वोसा के 2 लक्षण बताने थे, मैंने 4 बताए, और 2 बचाव बताने थे, मैंने 4 बताए। इंग्लिश में देख लेंगे, इस तरीके से आपको इसके आंसर लिखना था। सिम्टम्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। एंड विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो सारी क्रियाओं में भाग लेने के जो लाभ होते हैं वो बताने थे। तो ये कुछ लाभ होते हैं, इजीली आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 जो था, इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन नंबर डी है। ठीक है, ये देखिए बेसिकली सेक्शन नंबर डी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन। तो इस वाले को हम क्या करेंगे, ये वीडियो पार्ट 1 में तो हमने ABC को समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, पार्ट 1। अब जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम आपका सेक्शन नंबर डी और सेक्शन नंबर ई। सेक्शन डी जो है इसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है, और जो सेक्शन नंबर ई जो रहेगा इसमें बेसिकली 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और 3 का हमें आंसर लिखना होगा। यानी कि ये वीडियो तो चलो मान लेते हैं और 40 मिनट के आसपास ये बन गई, लेकिन अगली वीडियो 20 मिनट के आसपास होगी, 20 से 25 मिनट की देख लेना। यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा सभी बच्चे कि यस सर आपने हमें जो क्वेश्चन समझाए हैं, इस सैंपल पेपर को जो करवाया है काफी हेल्प हुई है, या फिर आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। वेट कीजिए थोड़ा सा, आपको जो पार्ट नंबर 2 है उसका वीडियो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा चैनल। ठीक है, इस तरीके से आज की वीडियो को यहीं पे हम विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।